प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी सामाजिक विषय में इतिहास के अंतर्गत पार्ट 3 में दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसका नाम है यूरोप के लिए फसलें। यूरोप के लिए फसलें से तात्पर्य है कि आप पिछली वीडियो में पढ़ा कि जो नई व्यवस्था आई महलबारी रैयतवारी, उसमें किस प्रकार से किसानों के राजस्व वसूलने के लिए नई व्यवस्थाओं का स्थापना की गई। इसमें हम पढ़ेंगे कि यूरोप के लिए फसलों में यूरोप में कौन सी फसलें यहां से जा सकती हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। आपको एक बात जानना आवश्यक है, अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाके जो न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि यहाँ यूरोप की जरूरतों के लिए या उनकी जरूरतों के हिसाब से फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। उन लोगों को ऐसा लगा कि हम यूरोप के लिए फसल भी यहाँ उगा सकते हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया, यानी यूरोप के फसलों में अफीम और नील की खेती। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि आखिर में अफीम और नील की खेती क्यों आवश्यक थी उनके लिए और पूरा जोर क्यों लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। जैसे कि बंगाल में पटसन के लिए, असम में चाय के लिए, संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था उस समय, उसमें गन्ने के लिए, पंजाब में गेहूं के लिए और पंजाब में ही कपास और मद्रास में चावल के लिए, यानी चेन्नई का जो हिस्सा था उसमें चावल के लिए 150 वर्षों तक उनको मजबूर किया गया कि आप ऐसा इस फसल को पैदा करिए। आखिर में नील की खेती के लिए इतना जोर क्यों दिया गया? जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपकी किताब में चित्र दिया हुआ है चित्रकारी का, उसमें देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए हैं जिसमें नील से ही वो चित्रकारी की जाती थी, इसलिए वो क्या था, महत्वपूर्ण था। ठीक, और इस्तेमाल किया जाता था। आमतौर पर नील इनको कहा जाता है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि ये किस रंग में पैदा होता है? तो इसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो इनमें आपको जो नीला रंग दिखाई देता है यह नील नाम की एक पौधा, जो एक पौधा होता है उससे प्राप्त होता है या निकाला जाता है। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन के जो मारिस के छापों, आपकी जो किताब में चित्रकारी दी हुई है वो मारिस ने बनाया है, और उसके छापों में इस्तेमाल किया गया जो नीला रंग था, भारत में उगने वाले इस नील नाम के पौधे से ही वो तैयार किया जाता था। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था नील का। इसलिए अब ये सवाल आता है कि भारतीय नील की ही मांग क्यों थी? अभी प्रश्न आता है कि भारतीय नील की मांग क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह है कि भारतीय नील की मांग क्यों? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। इसकी जो भौगोलिक संरचना के हिसाब से जो पैदावार है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल किया जाता था या कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची थी या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। शीतोष्ण यानी जहां पे शीत और उष्ण दोनों प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं, उस क्षेत्र में वो पैदा होता था। इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली और दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन के कई हिस्से में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के जो बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। ठीक, जो बोर्ड के उत्पादक थे वो क्या कहे कि नील के उत्पादन पर क्या कर दें, बैन कर दें, आयात पर बैन कर दें, यानी मंगा ना पाए।
मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोट से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। यानी मन पूछते कि उसकी क्वालिटी क्या थी, बहुत क्वालिटी में अंतर था। जो बोट था उसकी क्वालिटी में और जो भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नील होता था वो क्या था, दोनों की क्वालिटी में अंतर था, इसलिए उसकी डिमांड क्या थी, ज्यादा थी। ठीक, 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया और जो कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिनिक में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आए। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ा की रंगाई की मांग में और तेजी बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी तो उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद होने के कारण 1783 में से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। देखिए कई कारण उत्पन्न हो रहे हैं। उत्पादन क्या हो गया, आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश करने लगे और यही कारण था कि भारतीय नील की डिमांड बढ़ गई। दूसरी बात यह है कि भारत में ब्रिटेन की जो दिलचस्पी थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। यूरोप में नील की मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। इसीलिए ये क्या किया कि किसानों को मजबूर करने लगा, इसके लिए नील के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। अगली चर्चा हम